हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम 2026 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अब तक हम पार्ट 1 में पहले 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा जो 26th क्वेश्चन है वो है चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें यहाँ कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उस पर से हमें इनकरेक्ट ढूंढनी है। पहला ऑप्शन है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज डिनोटेड बाय बीटा एन is equal to k1 plus k2 plus k3 and bn is equal to the product of the formation of constant k1 multiplied by k2 and k3 and k1 k2 k3 are called a step by stability for the formation of constant। तो D आपका करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें। और इसमें जो आपका जो बीटा होता है, आपके पास जो बीटा n होता है वैल्यू, वो हमेशा ही इक्वल टू होता है प्रोडक्ट के, जितने भी कॉन्स्टेंट है प्रोडक्ट के। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। तो आपके पास वैसे जो ए ऑप्शन है वो भी पार्शियली ही करेक्ट है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सम नहीं होता आपका, मल्टीप्लिकेशन होता है सभी कांस्टेंट का, इट इज़ द सम। तो आपके पास जो बीटा एन की वैल्यू प्लस में नहीं आती, वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल फॉर सेंट्रोसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कैन बी स्टेटेड एज। तो हमारे पास ऑप्शन में था ट्रांजिशन विद डेल्टा एल प्लस माइनस 1 आर फॉरबिडन, ओनली ट्रांजिशन दैट रिजल्ट इन डेल्टा एस प्लस माइनस 1 are allowed, only transition that are accompanied by the change in parity are allowed, only transition that are induced by the electric quadruple are allowed। तो जो हमारे पास ये सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए जो हमारा सिलेक्शन रूल है, वो आपका क्या ऑप्शन आपका सही रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ वही जो ट्रांजिशन होती हैं जिसमें पैरिटी, जो चेंज इन पैरिटी है वो अलाउ होती है, यानी जब आपका मॉलिक्यूल जी रेट से अन जी रेट जाता है और अन जी रेट से जी रेट में चेंज होता है, तो यही आपका अलाउड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28। एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, जो हमारे पास टाइटेनियम और वाटर का कॉम्प्लेक्स दिया गया है, एक्सिबिट अ ब्रॉड बैंड विद अ शोल्डर इन इट्स एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम विच मे बी एट्रीब्यूटेड टू। तो एक शोल्डर जैसा आता है, एक शार्प पीक्स नहीं आती। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारे पास ऑप्शन ये है क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में इस मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में शो कर रहा है, या जो इसकी D2 कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ऐसा स्पेक्ट्रम बनता ही है। और जो ये आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है जो 3 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव वाला कॉम्प्लेक्स है, ये 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव में रिड्यूस होगा और इसीलिए 2 ऑब्जॉर्प्शन बैंड्स आएंगे, तो वो ऐसा करके एक शोल्डर के फॉर्म में दिखेंगे। तो जो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जब एक्साइटेड स्टेट में ये जाएगा तब ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जितनी भी एक्साइटेड एनर्जी लेवल है वो स्प्लिट हो जाएंगे, और वो जब स्प्लिट हो जाएंगे तो वो एक तरह का क्या करेंगे, एक एसिमेट्रिक बहुत सारी जो लाइन से क्रिएट करेंगे, जो कि एक शोल्डर की तरह दिखेगी, सिंगल शार्प पीक नहीं दिखती। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फेरोसिन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फेरोसिन के लिए इनकरेक्ट है? ऑप्शन में है फेरोसिन इज डायमैग्नेटिक, इट्स डाइपोल मोमेंट इज 0, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग इज फेरोसिन इज ऑलमोस्ट एक्लिप्स्ड, या साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग इन फेरोसिन इज स्टैगर्ड। तो फेरोसिन डायमैग्नेटिक होती है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट्स उसका डाइपोल मोमेंट भी 0 होता है क्योंकि ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। और जो आपके पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग होती है वो ऑलमोस्ट इक्लिप्स शेप की होती है, लेकिन वो स्टैगर्ड नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, इनकरेक्ट है। यहाँ जो हमें इनकरेक्ट पूछा था, तो इस क्वेश्चन का जो 29 का जो आंसर आएगा वो होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30। मैच द मेटालोप्रोटीन इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन इन कॉलम 2। तो हमारे पास कॉलम 1 में है फेरेटिन और विटामिन B12, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, फेरोडॉक्सिन। तो हमें ये अगर हम सिंपली मिलाएं तो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, मायोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को स्टोर करना, मसल में मायोग्लोबिन इसे स्टोर करती है। फेरोडॉक्सिन का काम होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। तो डी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस साइक्लिक साइलॉक्सेन या साइक्लोसाइलॉक्सेन आर ऑफन कन्वर्टेड इनटू लीनियर हाइड पॉलीमर। तो ऑप्शन में था एडिशन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कंडेंसेशन या रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें रिंग ओपनिंग करते हैं हम लोग, ये काफ़ी
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं तो इनकी रिंग ओपनिंग करके इनकी पॉलीमराइजेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32, विच अमंग द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमन। हमारे पास ऑप्शन था सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स, मर्करी, पेस्टिसाइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जहाँ तक कैंसर कॉज करने की बात है तो इस क्वेश्चन के जो 2 ऑप्शन है वो करेक्ट होते हैं। एक तो जो पहले वाला है ऑप्शन नंबर सी, पेस्टिसाइड ह्यूमन में कैंसर कॉज करते हैं, ये साइंटिफिक स्टडी में पाया गया है, तो ये यहाँ का करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन जो सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स हैं वो भी लंग कैंसर कॉज करती हैं। बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये हमारे जो लंग्स में है एल्वियोली के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं और कैंसर कॉज करते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं कि यूनिवर्सिटी इनमें से दोनों में से किसको करेक्ट मानती है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो आपका ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 33, विच इज़ द ऑटो आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ नॉन एक्वस सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट। तो जो आपका नॉन एक्वस सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट होता है, जैसे ये आपके पास सॉल्वेंट है SO2, जब ये डिसोसिएट होता है तब ये क्या बनाता है, आपके पास एक SO2 पॉजिटिव आयन और SO3 2 नेगेटिव आयन। 33 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन इज 34, मैच द स्पीशीज इन कॉलम 1 विद देयर कैरेक्टरिस्टिक एक्ट बिहेवियर गिवन इन कॉलम 2। तो हमने ये मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले आता है ROH एल्कोहल, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे। मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करूँ तो जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है वो एक इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में एक्ट करता है, जैसे हमने फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों रिएक्शन में देखा है। और मैं ये अल्काइल ग्रुप की बात करूँ, यहाँ टर्शरी अल्काइल ग्रुप दिया है तो ये +I इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अब बात आती है C6H5। अभी जो C6H5 है वो मीजोमेरिक इफेक्ट भी शो करता है और -I इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है। बट अब हमें देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में इसको -I इंडक्टिव इफेक्ट के फॉर्म में करेंगे या मीजोमेरिक। तो ये दोनों ही ऑप्शन के साथ क्या करेगा, मैच करेगा। तो अब हम देखें तो हमारे लिए ये जो ऑप्शन नंबर A है वो करेक्ट होता है, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या करा है, C6H5 को -I इंडक्टिव इफेक्ट के साथ मैच करवाया है इस ऑप्शन में। क्योंकि अगर हम बाकी मैच करें तो बाकी कोई भी ऑप्शन इसके साथ मैच नहीं होगा। आपका जो ये ROH है वो न्यूक्लियोफाइल ही है और ये सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। और जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो हम जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल है, वो भी फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है, जो फोर्थ का 1 दिया है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अगर हम देखें तो आपका जो A होगा वही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन C6H5 दोनों ही इफेक्ट शो करता है, मीजोमेरिक इफेक्ट और -I इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमने इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है जो डाइस्टीरियोमर्स और इनेंशियोमर के बारे में दी गई है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है अ रिएक्शन इन विच स्टीरियो केमिकली डिफरेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट डिफरेंटली इज टर्म्ड एज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो हमारे पास ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि उन्हें स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ही बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डाइस्टीरियोमर्स हैव द सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये गलत है क्योंकि डाइस्टीरियोमर के पास डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनेंशियोमर के पास सिमिलर होती हैं, क्योंकि डायस्टीरियोमर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती। तो आपके पास ये जो बी ऑप्शन है वही आपका क्या रहेगा, इनकरेक्ट। इसी का जो 35 का है वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखें द अरेंजमेंट ऑफ एटम दैट कैरेक्टराइजेज अ पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर इज कॉल्ड कॉन्फिगरेशन, दिस इज करेक्ट। अ रिएक्शन दैट yield predominantly one stereoisomer or one pair of enantiomer of several possible diastereomer is known as stereoselective reaction। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है 36, मैच द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन कॉलम 1 विद द कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन नेम इन कॉलम 2। तो हमें इंटरमीडिएट्स मिलाने हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता ही है कि जो कार्बीन होता है वो राइमंड टाइमंड रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है, और जो हमारे पास कार्बोकेटाइन होता है वो फ्री रेडिकल का इंटरमीडिएट होता है। तो अगर हम इन ऑप्शन को भी देखें तो 2 1 के साथ मैच करेगा, और ये आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, और किसी में दिया ही नहीं है तो हम एक ही साथ कर सकते थे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल इसका करेक्ट होगा, यानी जो 1 होगा कार्बेनाइन, ये 4 के साथ मैच करेगा। जो डाइकमैन कंडेंसेशन होती है उसमें कार्बेनाइन ही बनता है। और उसके बाद अगर हम नाइट्रीन देखें तो वो हॉफमैन रीअरेंजमेंट में बनती है। तो हमारे पास जो 1 का है, यानी जो 1 का 4 ऑप्शन होगा, 2 का मेरे पास 1 ऑप्शन होगा कार्बन डायमंड डायमंड रिएक्शन, 3 का मेरे पास 2 होगा हॉफमैन रिएक्शन नाइट्रीन, और मेरे पास कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल यानी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में इस्तेमाल होगा। फ्री रेडिकल का यहाँ कोई भी यूज़ नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास 37, फॉलोइंग गिवन कंपाउंड on oxidation with HNO3 and water produces product।
तो बेसिकली इस रिएक्शन में हमें ऑक्सीडेशन करने के लिए कहा गया है नाइट्रिक एसिड और वाटर के प्रेजेंस में। तो अब आपका ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें क्या होगा, जो आपके पास ये जो ग्रुप लगे हैं स्पेसिफिकली, जो आपके पास यहाँ CHO ग्रुप है ये भी, और आपके पास ये जो OH ग्रुप है, ये दोनों ही ग्रुप क्या हो जाएंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। हमें पता है जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड भी और एल्कोहल्स भी। तो हमारे पास यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से, और ये जो आपका कंपाउंड होगा ये एक मीज़ो कंपाउंड होता है जिनके पास दो दो कायरल सेंटर होंगे, यानी ऊपर और नीचे मॉलिक्यूल बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। तो ये आपके कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस हिसाब से आपका जो डी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा क्योंकि एक तरह का मीज़ो कंपाउंड है। तो 37 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38। वुडवर्ड हॉफमैन रूल स्टेट दैट 2+2 साइक्लो एडिशन इज अलाउड फोटोकेमिकली बिकॉज। तो 2+2 साइक्लो एडिशन इसीलिए अलाउ होती है क्योंकि इट प्रोसीड थ्रू अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ये हमारे पास ऑप्शन में दिया है। उसके बाद द होमो ऑफ वन एल्कीन इंटरेक्ट विद द होमो ऑफ द अदर, ये तो गलत है क्योंकि जो आपका होमो होता है वो दूसरे के ल्यूमो के साथ इंटरेक्ट करता है। थर्मल एनर्जी इज इनसफिशिएंट टू ब्रेक द पाई बॉन्ड, इनसफिशिएंट तो होती है लेकिन और भी बड़े सारे फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी गलत होगा। नंबर डी जो हमारे पास दिया गया है वो है लाइट एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई टू पाई स्टार मेकिंग द सिमेट्री ऑफ द न्यू होमो कंपैटिबल विद द ल्यूमो ऑफ द ग्राउंड स्टेट पार्टनर। तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए आपका फोटोकेमिकली ये जो आपका होता है अलाउ होता है। तो ये क्योंकि ये वाली चीज़ जो आपका होता है पाई टू पाई स्टार आपका ट्रांजिशन होती है जिससे होमो कंपैटिबल हो जाता है ल्यूमो से, और ये आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनाता, ये आपका इनकरेक्ट है। तो 38 का जो मेरे पास डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 39। एज पर सेट्ज़ेफ रूल द स्टेबिलिटी ऑफ एन एल्कीन प्रोडक्ट इज प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू। तो जब सेट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग जो एल्कीन बनती है तो उसकी स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन में था स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ द लिविंग ग्रुप, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरैक्शन, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, या इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस। तो 39 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, इन दोनों के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द करेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एन अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग अंडरगो बर्च रिडक्शन। तो जब आपकी बेंजीन रिंग की बर्च रिडक्शन होती है, बर्च रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सोडियम और अमोनिया की प्रेजेंस में होती है जो हमने अल्कोहल में घोल के लिए होते हैं। तो ये C6H6 है और ये क्या बनाती है आपके पास 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन। तो आपके पास जो 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन बनता है तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर इसका 40 का बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जब बर्च रिडक्शन होती है, रिडक्शन होगी, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और वहां हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएंगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41। मैच द कंपाउंड इन द कॉलम 1 विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉलम नंबर 2। तो जो हमारे पास 41 का जो आपके पास यहाँ दिया गया है, तो सबसे पहले हमें ये दिया गया है कंपाउंड। तो अगर हम हक्कल रूल से चेक करें तो 2, 2, 4, 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और सिस्टम भी कॉन्जुगेशन में है, तो ये आपका क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। उसके बाद आपके पास आता है N, ये वाला जो कंपाउंड है, तो यहाँ क्या है आपके पास, ये यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड दोबारा बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिस्टम आपका कॉन्जुगेशन में ही नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब ये जो सिस्टम है ये कॉन्जुगेशन में तो है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लेकिन इसमें जो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ये आपका हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि हक्कल रूल को फॉलो करने के लिए इसके पास 2, 6, 10, 14 या 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अगर अगला देखें, अगर हम देखें तो ये आपके पास कौन सा आएगा, दिस इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। और ये जो आपके पास है 2 to 4 to 6, तो ये भी आपका सिस्टम कैसा है, कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव चार्ज है, फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। तो आपके पास क्या होगा, इसमें भी आपके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। तो ये भी आपका कंपाउंड कैसा दिखेगा, एरोमेटिक दिखेगा। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हैं, क्योंकि आपका जो 1 और 4 कंपाउंड ये दोनों ही एरोमेटिक है, इसमें होमो एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी नहीं है। तो इस तरह से जो आपके ऑप्शंस गलत हैं, मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन क्या क्या होंगे और कैसे होंगे, कौन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक और कौन नॉन एरोमेटिक। तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को स्क्रैप करते हैं क्या, क्योंकि अगर हम थोड़ा भी देखें तो आपके पास अगर हम कुछ ना कुछ, अब जैसे सी ऑप्शन ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, लेकिन उसको भी हम करेक्ट नहीं मान सकते कि 1 आपका होमो एरोमेटिक है, ये होमो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता। बाकी तो 2, 3, 4 तो मैच ही कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी भी डाउटफुल है। तो आपके पास जो इसका क्वेश्चन आप देखते हैं
यूनिवर्सिटी क्या आंसर में देती है, तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो हमें पता है कि जो रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होता है SN2 के लिए वो हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यानी जो प्राइमरी वाला होगा वो आपका स्टेबल होगा और टर्शरी वाला आपका क्या होगा, कम स्टेबल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी। ये आपके पास क्या है, जिस कार्बन के साथ ये लगा है ये फर्दर ये भी प्राइमरी है, लेकिन यहाँ एक और CH3 ग्रुप अटैच होगा। ये आपका टर्शरी कंपाउंड है और ये आपका कैसा है, सेकेंडरी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो 42 का करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। जो आपका 1 है इट इज़ क्वाइट रिएक्टिव बिकॉज ये स्टेबल काफ़ी है। और आपके पास क्या है, फिर आएगा सेकेंड, स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा तो रिएक्शन भी फास्ट होगा, फिर सेकेंड आएगा और फिर आएगा फोर्थ, और जो टर्शरी वाला है थर्ड ऑप्शन वो सबसे लास्ट में ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पिनेकोल पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इस पिनेकोल और पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट के बारे में। तो अगर हम 43 की जो बात करें तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि ये पिनेकोलिन जो पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट होती है कि इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहा है, जिसमें आपका जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो आपका कन्वर्ट होता है कीटोन। तो ये आपके पास ओपेनॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ना कि पिनेकोल पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है दैट इज 44 में हमें बोला है कि मैच द रिएक्शन इन कॉलम 1 विद इट्स अप्रोप्रिएट नेम इन कॉलम 2। तो हमें मैच करने हैं, नीचे हमारे पास यहाँ रिएक्शन दिए गए हैं। तो आपके ये जो जितने भी रिएक्शन है, जैसे अब सेकंड है ये तो हमें पता ही है कि जो सेकंड रिएक्शन है इट इज़ राइमन टाइमन रिएक्शन, जिसमें हमने यहाँ क्लोरोफॉर्म ली है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद हमारे पास जब बाकी भी हम अगर रिएक्शन देखेंगे तो जो 44 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी आपके पास 1 3 के साथ मैच करेगा, 2 5 के साथ, 3 1 के साथ, 4 आपका 6 के साथ, और जो आपके पास 5 है आपका 7 के साथ मैच करेगा, दैट इज क्लेजन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ईथर एंड इपोक्साइड इज इनकरेक्ट। तो हमें बताना है कि जो इपोक्साइड और ईथर के बारे में इसकी कौन सी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो ईथर ऑन ऑटो ऑक्सीडेशन फॉर्म हाईली एक्सप्लोजिव पेरोक्साइड एट द अल्फा कार्बन। तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा होता है। इपोक्साइड वाइल अंडरगोइंग एसिडिक ओपनिंग न्यूक्लियोफाइल प्रेफर अटैक ऑन मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन। तो ये भी ठीक है। आपके पास अगला जो मेरे पास आता है that is ether undergoing cleavage break carbon oxygen bond form alkyl halide and alcohol via SN1 and SN2 mechanism depending upon the structure of alkyl group attached to the ether oxygen। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। under basic condition the reduced selectivity of epoxide opening ferrous अटैक ऑन मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन। तो जब आपको बेसिक कंडीशन दी जाएगी तब आपका मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन के ऊपर जो अटैक नहीं होगा वो हमेशा लेस सब्सटीट्यूटेड के ऊपर अटैक होता है, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होता है। तो यही आपका ऑप्शन क्या है वो बिल्कुल करेक्ट होगा 47 का, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास 46। तो हमें बताना है इसमें से कि कौन सा जो प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है जो सेम नेम रिएक्शन के साथ मैच करेगा। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 46, तो ये आपका ऑप्शन होगा, ये मैनेज रिएक्शन आपको दिया गया है। तो आपका 46 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47, द कन्वर्जन ऑफ COCH2 यानी जो आपके पास ये ग्रुप है 2CH2 यानी हाइड्रोकार्बन में जब भी कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द जिंक अमलगम यानी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज क्लेम्जन रिडक्शन। तो हमें क्लेम्जन रिडक्शन रिएक्शन दिया गया है। द अदर अल्टरनेटिव मेथड फॉर द सेम कन्वर्जन इज नोन एज। तो अगर मुझे सेम कन्वर्जन किसी और रिएक्शन से करनी है तो किससे करेंगे? ऑप्शन में था वॉल्फ किश्नर, बर्च रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन या मीरबीन पॉनहॉफ वैली रिडक्शन। तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा वेरी इजी, दैट इज आपके पास है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। उसमें भी आपका एल्डिहाइड कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोकार्बन में, जिसमें हम हाइड्राजीन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बर्च रिडक्शन, ये सिंपल रिडक्शन रिएक्शन है।
रोजनमंड रिडक्शन की बात करें तो इसमें एसाइल क्लोराइड जो होता है वो एल्डिहाइड बनाता है, और जो मीरबीन पॉन्डॉव वर्ले रिडक्शन है उसमें आपका एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 48, द करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो इसके लिए सबसे करेक्ट जो आपके पास IUPAC नॉमेनक्लेचर कौन सा होगा, तो 48 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 4Z, इसलिए क्योंकि दोनों ही बल्कि ग्रुप एक ही साइड पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास 49, चूज द करेक्ट रीजन फॉर द एनहांसमेंट इन द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द हेलो नाइट्रोएरीन्स। तो जो हमारे पास हेलो नाइट्रोएरीन्स होती हैं, ये मेरे पास ये मैंने बना लिया हेलोजन, यानी आपके पास यहाँ क्लोरोबेंजीन मैंने बना ली है फॉर एग्जांपल। तो जब भी क्लोरोबेंजीन के साथ नाइट्रो कंपाउंड लगेगा तो वो या तो ऑर्थो पे लगता है या तो क्या लगता है, पैरा पे लगता है। तो अब जो NO2 ग्रुप है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाने की कोशिश करेगा। तो बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेगी, तो सामने से न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, वो ईजी हो जाएगा, यही हमसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए था प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजिशन। मेटा पोजिशन पे नहीं होते, ऑर्थो पैरा पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट दी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ओनली, नहीं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है NO2 ग्रुप। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50, चूज द करेक्ट प्रोडक्ट X एंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें यहाँ एनिलिन दी है और हमें सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ रिएक्शन दिया है 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट इन्होंने 2 ऑप्शन में बनाया, एक में A में बनाया, एक में D में बनाया है। तो B और C तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। उसके बाद हमें इसकी रिडक्शन करने को बोली है स्टेनस क्लोराइड और HCl का इस्तेमाल करके। तो हमारे पास जब रिडक्शन होती है NH2 की, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास बनेगा ये Y जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आज हमने जो 25 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के पेपर के, उनको सॉल्व किया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी लगेगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्दी उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर मैंने वो चीज़ गलत बताई होगी तो उसको जल्द से जल्द रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगी, या अगर फिर भी एक तरह का अगर आपको लगता है कि फिर भी गलत है तो मैं आपको प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी कि मैंने अगर ये आंसर किया है तो क्यों आंसर किया है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इसे ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।